तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था कि कोई भी अगर दो रॉड्स होंगे और उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा तो किस तरीके से वो चेंज करेगा उसका लेंथ। मतलब कि जो मार्कर है पॉइंट ए वो किस तरीके से आगे भागेगा या पीछे भागेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा कि अल्फा गामा क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो खैर ये सब हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर मेटेलिक स्केल होगा हमारे पास तो उसमें टेम्परेचर हमारा चेंज करने के कारण से स्केल किस तरीके से चेंज करेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक स्केल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक स्केल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक स्केल। तो हम लोग इसमें वेरिएशन किस तरीके से देखेंगे। दो अलग अलग वेरिएशन देखेंगे, जिसको मेजर करने जा रहे हैं वो भी एक्सपांड कर सकता है और मेटेलिक स्केल जो है वो भी एक्सपांड कर सकता है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को एक एक टाइम पे दोनों को हम लोग देखेंगे। पहला मैं ले रहा हूँ कि सिर्फ रॉड हमारा लेंथ बढ़ सकता है। ठीक है, रॉड एक्सपांड करेगा एंड स्केल एक्सपांसन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्केल है जिसमें कुछ कुछ रैंकिंग दिया गया होगा। 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये 10, ये 1 होगा, फिर ऐसे होगा 2, है ना, सिंपल सा चीज है, सबको पता है 3। और ये हमारे पास रॉड है। ये जो रॉड है इसका लेंथ कुछ होगा। मान लेता हूँ कि जो रॉड है उसका लेंथ L दे रखा है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज। तो मान लेता हूँ डेल्टा L से इंक्रीज हो गया। तो इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ लिखा जा सकता है। फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, L × 1 + अल्फा डेल्टा टी, या फिर इसको लिखूंगा मैं L + डेल्टा L। दिस इज फाइनल लेंथ। और इनिशियल लेंथ कितना, इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू L। दिस इज L इनिशियल लेंथ और ये फाइनल लेंथ। तो इसको टर्म दिया जाता है, नाम दिया जाता है। एक तो होता है मेजर्ड वैल्यू और एक होता है एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग मेजर कर रहे हैं और एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो अगर मैं एक्चुअल वैल्यू की बात करूं तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, और मेजर्ड वैल्यू। ये जो होगा तुम्हारा वो ऐसा दिखेगा तुम्हारा, मेजर्ड वैल्यू में रिलेशन और एक्चुअल वैल्यू। इसको मैं AV लिख लेता हूँ और इसे मैं मेजर्ड वैल्यू लिख देता हूँ। तो मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, इसी जगह से ले रहा हूँ, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा L। ठीक है, तुमने जो एक्चुअल वैल्यू लिया है, ये जो मेजर करा है यहाँ से, उसमें से अगर डेल्टा L को माइनस कर लेंगे तो मुझे क्या वो मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगा जो लेंथ हमें चाहिए। ये बात समझ में आया क्या। यस सर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, या तो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू प्लस ऑफ डेल्टा L लिख सकते हैं। तो तुम लिखते किस तरीके से डिपेंड इस पे करता है, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे जिसमें कि हमारा मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पहला चीज क्या हो गया,
अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने काउंट करा कि सिर्फ रॉड का लेंथ इंक्रीज हो रहा है और स्केल का लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा। दूसरा मैं केस एज्यूम कर रहा हूँ जिसमें कि मैं एज्यूम करूंगा ओनली लेंथ ऑफ द स्केल इज चेंजिंग। तो सेकंड केस, ओनली लेंथ ऑफ स्केल इज चेंजिंग। अगर सिर्फ स्केल का लेंथ चेंज हो रहा है और रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले, अगर हमारे पास ये एक रॉड है, तो रॉड का तो लेंथ अब चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका लेंथ तो एल का एल ही रहेगा, बराबर। और क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू एल होगा, तो एल के हिसाब से इसका एक्सपांसन हो जाएगा। तो एक्सपांसन होगा कैसा, देखना थोड़ा सा। इस जगह पे मान लो कि जीरो है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। मान लो इस जगह पे वन है, तो ये बड़ा होकर के कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो जीरो पे रहेगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। इस जगह पे वन होगा। तो ये जो लेंथ था उसको तुमने इंक्रीज कर दिया, और इसको इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू वन एल अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। और एल का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, वन, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ वन में लिया है, लेकिन अगर इसका डायमेंशन वन के जगह पे, यूनिट वन के जगह पे मैं टू यूनिट ले लेता, तो फिर मुझे एल का वैल्यू टू लिखना पड़ता। अगर फोर ले लेता, फोर लिखना पड़ता। तो डिपेंड करता है कि स्केल तो कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि रॉड तुम्हारा कितना बड़ा है, तो उतना ही एक्सपांसन मुझे बेसिकली चाहिए कि हाँ वो कितना ज्यादा हो गया, बराबर। तो स्केल में भी एक्सपांसन होगा, तो स्केल में एक्सपांसन कितना हो जाएगा, ये था एक्चुअल में इतना, लेकिन अब वो स्केल इस जगह पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, तो इतना सा एक्स्ट्रा बढ़ ही चुका है, डेल्टा एल अमाउंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा एल अमाउंट क्या करना होगा, जो भी मेजर करा वो वैल्यू से घटाना पड़ेगा, बराबर। तो एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर क्या हुआ है एक्चुअल में, कम हुआ है ज्यादा हुआ है? बोलो। एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा एल करना पड़ेगा, हम्म, है ना। तो मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा एल। तो ये चीज होगा। एक चीज को याद रखना, तुम्हें प्लस करना है या माइनस करना है। अगर स्केल का लेंथ बढ़ेगा तो तुम्हें माइनस करना है, और अगर तुम्हारा रॉड का लेंथ बढ़ेगा तो तुम्हें प्लस करना है। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ ओनली रॉड इंक्रीजेस देन प्लस डेल्टा एल करना होगा। और इफ द लेंथ ऑफ द स्केल इंक्रीजेस, तो माइनस ऑफ डेल्टा एल करना पड़ेगा। और दोनों चीज अगर साइमल्टेनियसली हुआ, दोनों एक साथ हुआ, तो क्या होगा, थर्ड केस, बोथ एक्सपांड्स टुगेदर। अगर दोनों का एक्सपांशन सेम फैशन से हुआ, तो एक को प्लस करेंगे और दूसरा वाला माइनस करेंगे, तो पहला वाला होगा प्लस डेल्टा एल वन और दूसरा वाला माइनस डेल्टा एल टू। तो ये एक्चुअल वैल्यू में से मुझे प्लस करना पड़ेगा डेल्टा एल वन और माइनस करना पड़ेगा डेल्टा एल टू। तो डेल्टा एल वन और डेल्टा एल टू है क्या, डेल्टा एल वन कारण मैंने ऊपर
सबसे पहला था, तो ये रॉड के कारण से था। और डेल्टा L2 किसके कारण से? स्केल के कारण से। तो रॉड का होगा अल्फा 1 और इसका होगा अल्फा 2। सो डेल्टा L1 will be equals to L alpha delta T, and delta L2 will be equals to L अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डेल्टा T, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है वो सेम हुआ है। तो कितना आएगा ये आंसर? एक्चुअल वैल्यू प्लस ऑफ L अल्फा 1 डेल्टा T माइनस ऑफ L अल्फा 2 डेल्टा T, और L को कॉमन ले लो, तो अल्फा 1 माइनस ऑफ अल्फा 2 इंटू डेल्टा T। और एक्चुअल वैल्यू है कितना? L0, एंड दिस इज मेजर्ड वैल्यू। L कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा, तो 1 प्लस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा T। तो तुम इसको याद रखोगे तो सारा काम हो जाएगा। इसी को याद रखना है। मान लो तुम्हारा रॉड जो है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्केल का, और ये रॉड का, ये है रॉड का, और ये स्केल का। अगर रॉड का अल्फा बिल्कुल 0 है, तो मतलब रॉड एक्सपांड नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन एक्सपांड कर रहा है? स्केल। तो देखो खुद ही खुद माइनस साइन लग गया यहाँ पे, मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा खुद ही खुद आ जाएगा। जो रॉड का लेंथ है उसमें से माइनस हो रहा है। अरे समझ में आ रही है ना, या नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये हो गया आंसर। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, बोला गया द रीडिंग ऑफ ए रॉड सोन बाय बाय कैलिब्रेटेड स्केल। कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब क्या होता है? हम्म कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी एरर्स थे तुमने हटा दिए हैं, अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज 2.3 मीटर। दूसरा दिया गया कि इफ द चेंज इन लेंथ इज, if only the change in length is considered only in scale, if यहीं पे हटा दो only, if the change in length is considered only in scale, then for the same temperature, then it is 0.4 meter for same temperature change. Then find the measured value if both changes its length simultaneously। सॉल्व करो इसको। बिल्कुल तुम सोचो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो 2.3 है ना,
ये पॉइंट 2.3 क्या है? ये है तुम्हारा L प्लस ऑफ डेल्टा L1। और डेल्टा L2 कितना दे रखा है? डेल्टा L2 तुम्हें यहाँ पे दिया है विच इज 0.4, स्केल के कारण से। तो मेजर्ड वैल्यू कितना होता है? मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू प्लस डेल्टा L1 माइनस ऑफ डेल्टा L2। ये चीज तुम्हें डायरेक्टली 2.3 दे रखा है, यही तो 2.3 दिया हुआ है। तो ये 2.3 लिखा, माइनस ऑफ 0.4 किया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.9 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। चलो आगे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? मेटेलिक स्ट्रिप, मान लो हमारे पास दो स्ट्रिप्स हैं और उन दोनों स्ट्रिप्स को मैंने इस तरीके से ग्लू कर दिया है, और ये एक ऐसा वेल्डिंग कर दिया है, ग्लू कर दिया, जैसे भी सोच सकते हो। कुछ इस तरीके से ग्लू हुआ है कि इस जगह से ये दोनों ब्रेक नहीं होगा। तो ये ऐसा लगा के रखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाले मेटल और ये जो नीचे वाला मेटल है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। तो लेट से कि ये वाला एक मटेरियल है, ऊपर वाला ऐसा, और एक नीचे वाला मटेरियल है ऐसा। और ऊपर वाले का अल्फा 1 दे रखा है और नीचे वाले का दे रखा है अल्फा 2। ठीक है, नीचे वाले का अल्फा 2 दे रखा है थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट, और दोनों का थिकनेस डी है। तो ये भी डी है और ये भी डी है। और लेंथ जो था अभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैंने क्या करा, अब इसका टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया। इसका टेम्परेचर मैंने Ti से लेकर के T फाइनल तक लेके गया। अब क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम फैशन में बढ़ा है, तो दोनों में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन किस में ज्यादा होगा? डिपेंड करेगा कि किसका अल्फा ज्यादा है। लेट्स से कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो पहले वाले में जो इलोंगेशन होगा वो ज्यादा होगा। हर एक जगह से इलोंगेशन होगा। अगर ये अलग अलग होता तो ये इतना बड़ा इलोंगेशन हो जाता, और नीचे वाला इतना सा इलोंगेशन हो जाता। लेकिन क्योंकि तुमने बीच में इस तरीके से ग्लू ग्लू करके रखा है, बीच में इस जगह पे ग्लू करके रखा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अलग नहीं हो सकते हैं। काइंड ऑफ फ्रिक्शन के जैसा है। ये दो एक ब्लॉक रख दिया है, तो ये पॉइंट्स ऊपर के और नीचे के अलग नहीं हो सकते ग्लू करके। तो ये क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। तो ये एक्चुअल में बेंड कर जाएगा, और बेंड करके कैसा बनाएगा? ऐसा दिखेगा। मैं इस स्ट्रिप को पतला कर रहा हूँ ऐसे करके, आइडियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडियल आ जाए ऐसा, और ऐसा, है ना। और क्योंकि ये बेंड कर रहा है, एक आर्क के फॉर्म में बन रहा है, तो इसका रेडियस कुछ होगा। इसका सेंटर इस जगह पे है, ये सेंटर है। और बीच में जो ग्लू हुआ है वो चीज, क्योंकि इसका थोड़ा सा थिकनेस है, तो इसका रेडियस में कितना लूंगा? एक एग्जैक्ट रेडियस ले पाना लेना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एवरेज ले लिया, नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए। तो एवरेज उसका रेडियस ये बोला जा सकता है ना। और नीचे वाले का एवरेज इस जगह पे रेडियस ले सकते हैं हम लोग ऐसा। तो कुछ वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं। ये वाले को आर में एज्यूम कर लेता हूँ। किसको? इसको आर, इसको आर में एज्यूम कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको मैंने एज्यूम करा आर। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला
और ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना आएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा r+d/2, और ये आ जाएगा r-(-) ये दो चीज आ जाएगा। और इसका कुछ एंगल होगा थीटा, ये कुछ एंगल क्रिएट कर रहा होगा थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, हमें पता है। एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। मैं ये फॉर्मूला दोनों के लिए लगा देता हूँ। अब देखो मुझे क्या क्या निकालना है, एक एस निकालना है और एक आर निकालना है। फर्स्ट मेटल के लिए ये काम करना है मुझे। तो पहले वाले मेटल के लिए S1 कितना हो जाएगा, पहले लेंथ कितना था, L0 था। पहले लेंथ जो था गिवन, दैट वाज L0, तो दोनों का लेंथ सेम है। तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, L0 1 प्लस ऑफ α1 डेल्टा टी। और S2 कितना हो जाएगा, S2 विल बी इक्वल्स टू L0 1 प्लस α2 डेल्टा टी। तो ये फर्स्ट वाले मेटल के लिए और सेकंड वाले मेटल के लिए निकाल दिया। और फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के लिए हम लोगों ने रेडियस भी निकाल के रखा है। दैट इज R1 कितना है, R1 है हमारा r+d/2, एंड R2 है r-d/2। तो ये दो चीज गिवन है मुझे। तो एक बार मेटल के लिए, ऊपर वाले मेटल के लिए और नीचे वाले मेटल के लिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, और फिर इन दोनों इक्वेशन को लिख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले के लिए लिखा है S इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा। S1 कितना है, L0 1 प्लस α1 डेल्टा टी इज इक्वल टू R1। R1 का वैल्यू कितना था, r+d/2 इंटू थीटा। सर R1 r-d/2 आएगा ना। क्या बोल रहे हो, R1, R1 ऊपर वाला है ना, इस वाले को फर्स्ट बोला है, नीचे वाले को सेकंड बोला है। ठीक है क्या। हाँ सर। हाँ, तो ये चीज हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या बोलूंगा, S2 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा। S2 कितना हो जाएगा, L0 1 प्लस ऑफ α2 डेल्टा टी इज इक्वल टू R प्लस R माइनस ऑफ d/2 into theta. So this is first equation and this is second equation। इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, L0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस α1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ α2 डेल्टा टी इज इक्वल टू r+d/2 डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ d/2। मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे इसमें निकालना है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं रेडियस बताऊंगा तो इस आर्क का रेडियस कितना हो जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और रेडियस बताओ। 1 तो α2 into डेल्टा टी। तुम लोगों ने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो आर का वैल्यू निकल कर आया डेट इज इक्वल्स टू, ये है d/2 है ना, हाँ सर। d/2 इंटू 2 प्लस ऑफ α1 प्लस α1 α2 into और डेल्टा डेल्टा टी। टी हाँ डिवाइडेड बाय α1 माइनस α2 into डेल्टा टी। α1 माइनस α2 इंटू डेल्टा टी। तो ये सर आएगा टू नहीं आंसर। हाँ सॉरी, ये ठीक है क्या। तो ये तुम लोग का आंसर आया होगा।
अब देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, क्योंकि इस जगह पे अल्फा वन और अल्फा टू काफी ज्यादा छोटा होता है, तो टू के रेस्पेक्ट में अल्फा वन प्लस अल्फा टू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन की बात है। सो अल्फा वन प्लस ऑफ अल्फा टू इज वेरी वेरी स्मॉल इनटू डेल्टा टी, मल्टीप्लीकेशन में जो है विथ रेस्पेक्ट टू टू। सो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ये जीरो हो गया। और जीरो करने के बाद फिर हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, डी इंटू टू डिवाइडेड बाय टू इंटू, नीचे वाला नेग्लेक्ट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें माइनस है और साथ ही साथ कोई टू या वन नहीं है, उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू टू कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा जो आर का वैल्यू फाइनल निकल के आया, डेट इज डी अपॉन अल्फा वन माइनस ऑफ अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। तो एक अप्रोक्सीमेट रेडियस निकल करके आया कि अगर जो रॉड्स होंगे इस तरीके से टुगेदर बाइंडेड होंगे, तो इसका रेडियस अप्रोक्सीमेट कितना हम लोग बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस जगह पे इसको बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोलते हैं, और इसका यूज जो है हम लोग दूसरे जगह पे भी करते हैं। कैसे करते हैं यूज? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी यूज होता है। देखो, बायोमेटेलिक स्ट्रिप में ये दोनों स्ट्रिप को इस तरीके से लगा देते हैं, और ये जो स्ट्रिप है ये दोनों को सर्किट को जोड़ने का काम करता है। समझना कुछ इस तरीके से। ऐसा, ऐसा और ऐसा, अब मान लो कनेक्ट हो गया, ये कनेक्शन बना हुआ है। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये क्या करेगा? एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। तो एक्सपांड जब करेगा, तो तुमने दो मटेरियल यहाँ पे लगाया। अब दो मटेरियल कैसे है? यहाँ पे ऐसा है, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक अंदर वाला मटेरियल होगा, एक बाहर वाला मटेरियल होगा। ठीक है, तो एक का अल्फा वन होगा और एक का अल्फा टू होगा। किसका ज्यादा होगा वो तुम खुद अभी पता लगा लोगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ये ऐसे एक्सपांड कर जाएगा, तो ये खुल जाएगा। तो सर्किट क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी सर्किट था ऑन, और अब सर्किट हो जाएगा ऑफ। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के कारण से, ये बेसिकली कैसा सर्किट हुआ? टेम्परेचर सेंसिटिव सर्किट बना। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, केटल है, ठीक है, केटल इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें मैंने क्या करा, पानी रख दिया गर्म करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी खुद ही खुद बंद हो जाए चलना। तो जैसे ही वो पानी खौलने लग जाएगा या फिर गर्म हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो मेटेलिक स्ट्रिप भी क्या करेगा, वो धीरे धीरे एक्सपांड करते रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचेगा वो ओपन हो जाएगा। तो सर्किट क्या हो जाएगा इस जगह पे? ओपन हो जाएगा, और ये फिर फाइनली ऑफ हो जाएगा। समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये सिचुएशन था ऑन का, और ये सिचुएशन था ऑफ का। इसको हम लोग बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब एरियल एक्सपांशन देखते हैं। ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। एक एरियल एक्सपांशन होगा और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा। तो एरियल एक्सपांशन में उतना कुछ आता नहीं है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में आएगा। एरियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया? एरिया में एक्सपांशन, है ना? तो मान लो कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और मेरे पास कोई एरिया है, मेटेलिक शीट है, और मेटेलिक शीट होगा तो ये जो लेंथ होगा इसको मैं बोल लेता हूँ कि एक्स है, और ये जो लेंथ है इसको मैं बोल लेता हूँ वाई है। तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, दिस इज इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना होगा, अब देखो क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में अल्फा डिफाइन किया था, अल्फा क्या बोला था, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन में इसका एक्सपांशन किस तरीके से होगा वो अल्फा डिनोट करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा जो एक्स डायरेक्शन में होगा और अल्फा जो वाई डायरेक्शन में होगा वो सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो एटॉमिक्स एटम्स वगैरह है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उस पर डिपेंड करता है हमारा एक्स डायरेक्शन में एक्सपांशन सेम होगा और वाई डायरेक्शन में एक्सपांशन सेम होगा कि नहीं होगा, ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सपांशन कोफिशिएंट है उसको मैं मान लेता हूँ अल्फा एक्स, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इन एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में मान लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इन वाई डायरेक्शन। ऐसा ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेंगे, एक्स डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एक्स बन जाएगा, और वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो डेल्टा वाई बन जाएगा। तो फाइनल एरिया हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो फाइनल एरिया कितना हो जाए उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो ए फाइनल विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस ऑफ डेल्टा वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसको, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब ऑलरेडी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने। जैसे से ए फाइनल, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई डेल्टा एक्स प्लस ऑफ एक्स डेल्टा वाई, है ना, और दिस इज ए फाइनल। ये हमारा इनिशियल एरिया एंड दिस इज फाइनल एरिया प्लस ऑफ वाई डेल्टा एक्स प्लस ऑफ एक्स डेल्टा वाई। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई के वैल्यूज को। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा एक्स अल्फा एक्स डेल्टा टी एंड वाई। तो इस जगह पे हम लोग डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिख लिए। अब इस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो फाइनल कितना हो जाएगा, ए प्लस ऑफ वाई, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है एक्स इंटू अल्फा एक्स डेल्टा टी प्लस ऑफ एक्स, और डेल्टा वाई का वैल्यू वाई अल्फा वाई डेल्टा टी। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, ए प्लस ऑफ एक्स वाई कॉमन आ रहा है, उसको ले लिया मैंने, अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा वाई और डेल्टा टी हो गया। एक्स वाई क्या है, ए है, दिस इज ए अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा वाई delta t. So this is final area, and final area will be equals to 1 plus alpha x plus alpha y into delta t. इस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, ए इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा को, बीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा वाई, और बीटा का नाम है कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांसन। और ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो बीटा क्या है हमारा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा वाई। और ये दोनों कब इक्वल होगा, अल्फा एक्स और अल्फा वाई कब इक्वल होगा, जब आइसोट्रोपिक मीडियम होता है उस समय इक्वल होता है। तो फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम, तो आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है तुम लोग को पता होगा कि जिसको तुम एक्स तरफ से देखो चाहे वाई तरफ से देखो पैटर्न सेम नजर आएगा। तो उसको हम लोग आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। तो उस आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए अल्फा एक्स और अल्फा वाई क्या होता है, सेम होता है। तो उसके लिए बीटा हम लोग क्या बोल देंगे, 2 अल्फा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिखेंगे। समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो फाइनल एरिया को ऐसा लिखा जा सकता है। देखो फैशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जिस पैटर्न में हमारा लेंथ इंक्रीज होता था उसी पैटर्न में हमारा एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। एल फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और एरिया में कैसे लिख रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा एल कैसे लिखते थे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। सेम यहाँ पे डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए अल्फा डेल्टा टी। सिंपल है क्या, अरे बोलो। ठीक ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन मतलब वॉल्यूम में एक्सपांसन होगा, है ना। तो फिर से वही काम कर लेते हैं। मेरे पास एक क्यूब है या कोई भी एक क्यूबाइड है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे। तो इस एक्सिस को बोल लेता हूँ एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन अलग होगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा अल्फा एक्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इन एक्स डायरेक्शन, अल्फा वाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इन वाई डायरेक्शन, एंड अल्फा जेड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन इन जेड डायरेक्शन। तो उधर से मैं डेल्टा वी कितना बोलूंगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू जितना भी इसका वॉल्यूम है वी, इनिशियल वॉल्यूम, इनटू, वही काम करेंगे, हर एक चीज सेम काम करेंगे। मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ। हमें पता है कि एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये वी होगा। और वी फाइनल मुझे कितना लिखना पड़ जाएगा, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, फिर जेड प्लस डेल्टा जेड। फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वी फाइनल कितना आ जाएगा, वी इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा। तो इस वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसे हम लोग गामा बोल देते हैं। तो सेम फैशन है, जैसा कि हम लोग हमारा लेंथ में आता है वैसा ही एरिया में आता है, वैसा ही हमारा वॉल्यूम में आता है। बस गामा यहाँ पे लिखते हैं, वी गामा डेल्टा टी। सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, या फिर वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सर और गामा का वैल्यू क्या कहलाएगा, एक मिनट रुक जाओ। गामा को क्या बोलेंगे, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन, और गामा का वैल्यू कितना है, अल्फा 1
प्लस अल्फा टू प्लस ऑफ सॉरी अल्फा एक्स अल्फा वाई एंड अल्फा जेड, ऐसा होगा। ये होगा गामा। बोलो क्या है। सर वो जो ऊपर वाला एरिया में ए इंटू बीटा डेल्टा दिया ना सर, तो अल्फा क्या बोल रहे हो। सर डेल्टा ए इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी है ना। अल्फा बीटा गामा होता है, ऊपर बीटा नहीं लिखा है क्या मैंने एरिया में। हाँ सर वो अल्फा एक मिनट चेक। यहाँ पे बीटा होगा, ये अल्फा लिखा गया है गलती से। ये डेल्टा इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पे भी वही से ही फैशन में लिखा जाएगा। अब आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक मीडियम। तो अगर आइसोट्रोपिक मीडियम होगा तो एक्स वाई जेड तीनों में सिमेट्री होगा। तो एक्स में वाई में एंड जेड में सिमेट्री, इसको अल्फा बोल दिया। तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 अल्फा। ये चीज ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम। यस। हम्म। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सिंपल सा। क्वेश्चन ऐसा है कि बोल रखा है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन आइसोट्रोपिक material is 0.5%, then find the percentage increase in its area and volume। So, देखो सिंपल क्वेश्चन है। उसने लेंथ में इंक्रीमेंट का परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, है कि नहीं। और वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का वैल्यू होता है एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल इंटू 100, विच इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5%। ये तुम्हें 0.5% दे रखा है। तो क्योंकि ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, विच विल बी 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 0.5%, आ जाएगा 1% से इंक्रीमेंट होने वाला। वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। तो फिर से वही चीज, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो जो भी आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे 3 इंटू 0.5 हो जाएगा, विच इज 1.5%। ठीक है, आया था किसी का। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अब हमें पता चल गया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण से जो मटेरियल की डेंसिटी होगी वो चेंज होने लगेगी। बिल्कुल। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको या तो रो से डिनोट करूं या डी से डिनोट करूं। चलो रो से डिनोट कर लेता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे पास दो कंटेनर है या फिर मटेरियल है मान लेते हैं, इसका मास m है और इसके टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया,
तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास अभी भी उतना ही रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, v था, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनिशियल का काम मैं इधर कर रहा हूँ, फाइनल का काम इधर कर रहा हूँ। तो इनिशियल डेंसिटी कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और फाइनल डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास अपॉन फाइनल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम होगा कितना, v प्लस डेल्टा v, विच इज v 1 प्लस ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा t। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, एंड रो फाइनल इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई v इंटू 1 प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी। अब इसका वैल्यू पुट कर लेना m बाई वी का। तो रो फाइनल कितना हो जाएगा, रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। समझ में आएगा? तो रो फाइनल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी। अब ध्यान दो, इसमें मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया गया। लेकिन अब अप्रोक्सीमेशन में लगाऊंगा कि इफ गामा डेल्टा टी इज स्मॉल, क्योंकि छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण से मैं इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर दूंगा। तो रो फाइनल कितना हो जाएगा, रो इंटू 1 प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ गामा डेल्टा टी। तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया है, किसी किसी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा है तो डेंसिटी क्या होगा, बोलो। क्वेश्चन अगर गिवन होगा कि अगर टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का बढ़ा तो उसकी डेंसिटी ऑलवेज क्या होगी, कम बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी घटेगी, घटेगी। कम जो होगी, कि कम। गलत है, जो कि गलत है। क्यों? बिकॉज देर इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है, वाटर। तुम्हें पता होगा एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है इस वाले केस में। 0 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जाते हैं, वाटर का स्पेसिफिक केस हो रहा है, वाटर का बात हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जाते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और जब 4 डिग्री सेल्सियस से हम लोग आगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर इसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है। ये नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन। क्योंकि तुम्हें पता है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बनाता है। केमिस्ट्री में तुम लोग को बताया गया होगा किस तरीके से OH वगैरह फैशन में अरेंज होता है, बताया केमिस्ट्री में? अरे बोलो, बताया नहीं बताया? बताया गया होगा ना? नहीं बताया, जान दो फिर, तुम तो पूछ लेना केमिस्ट्री वाले सर से या मैम से। तो डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर मैं बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा करवाएगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा डेंसिटी में वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। तो वन जो डेंसिटी हम लोग किस टेम्परेचर पे यूज करते हैं, हम लोग डेंसिटी जो बोलते हैं वन है, वो इस टेम्परेचर पे बोलते हैं, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। और वही अगर मैं 1/डेंसिटी का कर्व बनाऊं, 1/डेंसिटी बोलने का मतलब वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वो ऐसा जाएगा। सबसे कम वॉल्यूम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो एक एक्सेप्शन है सिर्फ वाटर, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का ओवरफ्लो कैसे होगा, कोई कंटेनर वगैरह दिया गया तो। ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड,
सोचो मेरे पास कोई कंटेनर है, ये कंटेनर में तुमने रख दिया है पानी या फिर कुछ भी रख दिया, और लेकिन हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि फुल है, पूरा फुल भरा हुआ है, जो भी लिक्विड रखा हुआ है फुल भरा हुआ है, और ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, वाटर नहीं लिया मैंने। अदरवाइज हमें हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में तो कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, और ये कंटेनर कुछ ऐसा होगा, ऐसा। और इसमें कोई भी लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊं, अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका? तो लिक्विड है और एक कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि दोनों तो मटेरियल है। दोनों का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे पानी बाहर निकलेगा या फिर पानी का लेवल घटेगा, क्या बोला जा सकता है? तो पानी ओवरफ्लो करेगा या फिर पानी अंदर रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। अगर लिक्विड बहुत ज्यादा एक्सपांड कर गया और कंटेनर छोटा सा एक्सपांशन किया, तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये ओवरफ्लो हम लोग चाहे तो फिर निकाल सकते हैं। तो लिक्विड एंड कंटेनर, मैं इसका नाम देता हूँ गामा, gamma of liquid and gamma of container. So this is gamma of liquid and gamma of container. तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें ओवरफ्लो निकालना है, केस 1, तो ओवरफ्लो तभी होगा जब लिक्विड का गामा ज्यादा होगा कंटेनर से। आया ना? हाँ, ये तो सिंपल सा कंडीशन हमें दिख रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तभी जाकर के ओवरफ्लो हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कितना वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ा और कितना वॉल्यूम इसका बढ़ा, लिक्विड का, वो दोनों निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखना, अभी क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, कंटेनर का और लिक्विड का दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसको मैं वी बोल देता हूँ। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, या फिर फाइनल वॉल्यूम, बोलो। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बी इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा गामा of the container into delta T, and final volume of the liquid will be equals to B into 1 plus of gamma of liquid into delta T। और सिंपल सा चीज है कि कंटेनर के वॉल्यूम के इतना पानी रहेगा और बाकी एक्स्ट्रा जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ओवर फ्लो विल बी इक्वल टू, लिक्विड हो गया है ज्यादा और कंटेनर का वॉल्यूम है कम, तो इतना हो जाएगा ओवरफ्लो। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, V 1 plus gamma of the liquid delta T minus of V into 1 plus of gamma of container into delta T। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, V into गामा लिक्विड माइनस ऑफ गामा कंटेनर into डेल्टा टी, ये आएगा आंसर। तो बेसिकली इतना पानी जो है वो कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। और क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ कितना मास ऑफ द वाटर विल ओवरफ्लो। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल चुका है, डेंसिटी तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मास आ जाएगा। लेकिन जो डेंसिटी होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का डेंसिटी लेना है, ऐसा नहीं कि डेंसिटी ले लिया
कोई नॉर्मल टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस का नहीं लेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा के तुमने 40 डिग्री सेल्सियस किया है तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली डेंसिटी लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट केस करते हैं इसमें कि अगर हमारा कंटेनर का गामा ज्यादा होगा तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, है ना। केस 2, इफ गामा ऑफ लिक्विड इज लेस देन गामा ऑफ द कंटेनर, तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो समझना अच्छे तरीके से उसको मैं कैसे मेजर करूंगा। क्योंकि इसका बेस भी एक मेटेलिक प्लेट का होगा और पानी हो चुका है कम, पानी इस जगह तक आ जाएगा। बराबर है क्या। यस यस तो सर। ये हाइट होगा h, और इसके बेस का एरिया, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो बेस का एरिया ए फाइनल कहलाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल्स टू h इनटू फाइनल एरिया ऑफ द कंटेनर। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आया तो फिर तो कुछ है ही नहीं, अब काम हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हमने निकाला था विच वाज v इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा, सॉरी गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h इंटू एरिया कितना, बोलो। a 1 प्लस ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा क्योंकि एरियल एक्सपांशन, और वो भी किसका, कंटेनर का, इंटू डेल्टा टी। सही है ऐसा। अब इस वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूं मैं, इस वॉल्यूम को मान लो कि ये ओरिजिनल लेंथ होता L, या फिर वॉल्यूम को हम लोग A इंटू एच बोल सकते थे, या फिर A इंटू ये कोई भी लेंथ हो सकता था, L हो सकता था। तो इस इनिशियल वॉल्यूम को A इंटू L बोला जा सकता था। बराबर है क्या। यस देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर। अब यहाँ पे इसका वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ मैं, और इसको नीचे लेकर के आता हूँ। सही है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस, मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है। सो एच विल बी इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या। सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा इनटू, अब इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन भी चाहे तो हम लोग ले सकते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन लगा करके, कि अगर ये काफी ज्यादा छोटा है तो इसको फिर ऐसा लिखा जाएगा डेट h इज इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस ऑफ गामा लिक्विड डेल्टा टी, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस बीटा सी माइनस बीटा। डेल्टा टी लिखा जाएगा। और जब यहाँ से अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हुआ है, अप्रोक्सीमेशन, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड माइनस ऑफ बीटा ऑफ कंटेनर इंटू
डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया, और इस तरीके से हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है तो ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तक तो क्वेश्चन ये सब चीजों पे पूछा नहीं जाता है और ना ही गया है, लेकिन कि हाँ फिर भी अगर पूछा जाए तो हम लोग को आ जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कर क्या लिया मैंने। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स पे इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि बायंसी फोर्स में भी वॉल्यूम आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायंसी फोर्स, बोलो कैसे करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायंसी फोर्स, बढ़ेगा या घटेगा? बायंसी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है which is equals to V रो into G। तो तुमने क्या करा, एक कंटेनर लिया है और इसमें कोई भी लिक्विड फिल कर दिया और इनसाइड में बॉल, और तुमने बढ़ाया इसका टेम्परेचर। तो पहले लग रहा था बायंसी फोर्स इनिशियल कंडीशन पे, और अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब इस पे बायंसी फोर्स कुछ और लगेगा, और वो बायंसी फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बोलो क्या होगा, क्या लग रहा घटेगा सर। है? घटेगा। और किसी को कुछ लग रहा है? हाँ सर, डेंसिटी। देखो एक्चुअली ये डिपेंड करेगा इसका, बायंसी फोर्स बढ़ेगा या घटेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होता है। लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम कौन सा है? ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। एंड डेंसिटी कौन सा होता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा वो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण से। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि दूसरे लिक्विड है, वाटर नहीं है। अब इसमें सबसे पहले इनिशियल लिख लेता हूँ, फिर फाइनल करूंगा मैं। तो बायंसी फोर्स होगा कितना, V रो इंटू G, ये सिंपल सा चीज। अब फाइनल का काम करता हूँ यहाँ पे। फाइनल के लिए पहले मुझे फाइनल वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉल है तो इस बॉल का भी कुछ गामा होगा। तो गामा के क्या ले लूँ, लिक्विड मेटल का, और ये गामा लिक्विड का होगा। तो फाइनल वॉल्यूम किसका, बॉल का, विच विल बी V 1 प्लस ऑफ गामा M डेल्टा टी। और डेंसिटी विदाउट अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, फाइनल विल बी डेंसिटी अपॉन, जस्ट अभी निकाला था, V इंटू 1 प्लस, सॉरी V नहीं आएगा यहाँ पे, 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। तो मेरा नया बायंसी फोर्स क्या दिखेगा, V रो इंटू G। तो ये कुछ ऐसा है, V रो इंटू G, और आया 1 प्लस गामा M डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। सो द बायंसी फोर्स विल बी दिस वन। अब देखो फैक्टर जो है
कौन कौन सा आ रहा है, गामा एम, डेल्टा टी एंड गामा एल डेल्टा टी, ये दो का फैक्टर आ रहा है। अभी तक कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया मैंने, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेशन ले लें तो लेने के बाद कितना आएगा इस पे, सॉरी -1। तो अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद यहां से तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, इस जगह से तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा, गामा एल एंड गामा एम पे। अगर सपोज गामा एम बड़ा हुआ तो एफ बी डैश बड़ा हो जाएगा, मतलब बायएंसी फोर्स बढ़ गया। और लिक्विड का अगर ज्यादा हुआ तो बायएंसी फोर्स घट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, that the buoyancy force is equals to FB 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन करा तो माइनस गामा एल आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आ जाएगा गामा एम माइनस ऑफ गामा एल इंटू डेल्टा टी। इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया, इस बात को ध्यान रखना। हमारा जो सही फॉर्म है या तो ये है या तो ये है आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट केस, अगर गामा लिक्विड का और मेटल का सेम है तो क्या होगा, बायएंसी फोर्स विल नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, और गामा ऑफ मटेरियल ज्यादा हो गया तो ऊपर से क्या दिख रहा है, बायएंसी फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड, गामा ऑफ लिक्विड ज्यादा हो गया तो बायएंसी फोर्स घट जाएगा। सिंपल सा चीज था जो मैंने करा दिया। तो ये तुम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, थर्मल एक्सपांसन। कैलोरीमेट्री हम लोगों ने उधर कंप्लीट किया ही था, और ये थर्मल एक्सपांसन हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ था और उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, और वो फ्लोट कर रहा था आराम से। तो इसमें बोला गया ये जो है गामा नॉट दे रखा है और लिक्विड का गामा एल दे रखा है, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड वेदर बायएंसी फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज or remains constant if we increase small temperature in both liquid and the object। दिया गया है ये चीज, if temperature increases then find whether buoyancy force increases, decreases or remains constant। यहाँ पे ये सबको, अगर तुम लोग को लग रहा है इंक्रीज हो रहा है तो तुम सब गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज नहीं होगा। रीजन ये है कि अभी भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है बायएंसी फोर्स। इस इनिशियल बात करें तो इनिशियल क्या था, मास तो हमारा चेंज नहीं हो सकता, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा बायएंसी फोर्स। क्या अभी इनिशियली इस स्टेट पे इक्विलिब्रियम में था, एफ बायएंसी इज इक्वल्स टू mg, बिल्कुल सही, हाँ था। और इस स्टेट पे क्या है, अभी भी इक्विलिब्रियम, तो पूरा का पूरा ना तो डूबा है ना तो ऊपर पूरा का पूरा वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बायएंसी फोर्स अभी भी इसको बैलेंस करके रखा है। तो तुम मुझे बताओ, इनिशियली भी और फाइनली भी सेम है, सेम है या नहीं? तो फिर इंक्रीज कैसे करा सर, आपने तो बताया था वो गामा जो होगा कंटेनर का, सॉरी मटेरियल का ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ेगा।
यहाँ पे बोल रहे हो कांस्टेंट है, ये क्या है? तो तो बेसिक, पार्शियली इसलिए नहीं नहीं, वो जो कंडीशन मतलब है उसमें जब पूरा का पूरा मटेरियल टिप किया हुआ होगा तब हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, मटेरियल पूरा का पूरा इनसाइड नहीं है, बराबर, थोड़ा सा ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है, जिसके कारण से ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया वो नहीं लगा सकते। बाकी सारी चीज लगा सकते हैं। और टेम्परेचर का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वाटर दे रखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, यस चलो Yes, ठीक है, sir. फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।